गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अपन देख रहे थे कवि कुंवर नारायण, आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं कवि कुंवर नारायण। इनकी दो कविताएं यहाँ पर संकलित की गई है जो उनके काव्य ग्रंथ या कविता संग्रह है, इन दिनों से ली गई हैं दोनों कविताएं। पहली कविता अपन ने देखी थी कविता के बहाने। उसमें कवि ने ये बताने का प्रयास किया था कि किस प्रकार से आज का जो मनुष्य है वो यांत्रिक बनता जा रहा है और कविता की संभावनाएं जो हैं, एक श्रेष्ठ कविता की संभावनाएं लोगों की नज़र में, एक श्रेष्ठ कविता की संभावनाएं जो हैं वो कम होती जा रही है, पर कवि उन संभावनाओं को व्यक्त करता है। कवि कहता है कि कविता का जो भविष्य है वो उज्जवल है? तो अनेक प्रकार से उसकी तुलना की थी और फिर तुलना करके अंत में कवि ने निष्कर्ष रूप में कहा था कि निश्चित ही आज ये समय जो है वो यांत्रिक है, मशीनी बनता जा रहा है व्यक्ति, पर ऐसे समय में भी एक सुंदर कविता का निर्माण हो सकता है, उसका जो भविष्य है वह उज्जवल है। इस प्रकार से व्यक्त किया था। उसमें अपन ने देखा था। आज दूसरी जो कविता है उनकी बात सीधी थी पर, इस पर अपन विचार व्यक्त करते हैं। बात सीधी थी पर, इसमें कवि व्यक्त करना चाहते हैं कि यदि हम अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं तो हमें उन्हें सहज सरल भाषा में व्यक्त करना चाहिए। ऐसी भाषा में व्यक्त करना चाहिए कि जिससे उसको सहजता से हृदयगम किया जा सके, सहजता से वो ग्राह्य हो, सहजता से उन्हें ग्रहण किया जा सके। ऐसे शब्दों के माध्यम से हमें अपने भावों को व्यक्त करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम अपने भावों को व्यक्त करने के लिए अनावश्यक रूप से अपनी विद्वता को प्रदर्शित करने के लिए हम क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग कर देते हैं और क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। इससे हमारी जो सहज सरल जो भाव है ना, वो भी पेचीदा बन जाते हैं और वो अर्थग्राह्य जो है, उनका अर्थ ग्रहण करने की जो उनकी क्षमता है वो कम हो जाती है। हम सहजता से या उनको व्यक्त नहीं कर पाते और श्रोता जो है उनको सहजता से ग्रहण नहीं कर पाता। तो कवि इस बात को व्यक्त करना चाहते हैं, एक संदेश देना चाहते हैं कि हम जो भी भाव व्यक्त करें वो व्यर्थ विद्वता प्रदर्शित करने का प्रयास नहीं करें, व्यर्थ विद्वता प्रदर्शित करके उस अपने भावों को पेचीदा नहीं बनाएं, उनकी भाषा को क्लिष्ट नहीं बनाएं, बल्कि सहज सरल यदि भाव है तो सहज सरल शब्दों के माध्यम से उनको क्या करना चाहिए, हमें व्यक्त करना चाहिए, जिससे सहजता से उनको ग्रहण किया जा सके। तो ऐसा ही एक वृत्तांत यहाँ पर बता रहे हैं कवि कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ कि मेरे भाव जो थे वो सहज सरल थे, परंतु मैं विद्वता प्रदर्शित करने के चक्कर में मैंने क्लिष्ट शब्दावली का क्या कर दिया, प्रयोग कर दिया। और क्लिष्ट शब्दावली का प्रयोग कर दिया, इससे क्या हुआ कि मेरी बात जो थी ना वो पेचीदा होती चली गई। फिर मुझे महसूस हुआ कि मेरी जो बात है वो पेचीदा हो रही है, तो मैंने उसे सहज सरल बनाने का प्रयास किया, उसे शब्दों को तोड़ना मरोड़ना मैंने प्रयास किया, उन शब्दों की जगह दूसरे शब्द रख करके उसे सहज सरल बनाने का प्रयास किया। पर मेरा जो ये प्रयास था उससे मेरी जो भाषा थी वो और अधिक क्या होती चली गई, क्लिष्ट होती चली गई। मेरा ये काम वैसे ही था, एक रूपक के माध्यम से कवि ने उसे स्पष्ट किया है कि मेरा ये काम वैसे ही था कि जैसे हम कोई पेज को कसते हैं और गलत स्थान पर उस पेज को यदि कसने का हम प्रयास करते हैं तो उसे हमें एक तो जोर भी आएगा, एक तो पेज को कसने का उसका जगह जो हो उपयुक्त हो तो वो सहजता से उसकी चूड़ियां जो हो वो घूमती हुई चली जाएंगी और पेज जो है वो मजबूती के साथ क्या हो जाएगा, अपने स्थान पर सही तरीके से स्थायी हो जाएगा। पर यदि गलत जगह पर हम गलत पेज को कसने का हम प्रयास करेंगे तो एक तो उसमें हमें परिश्रम ज्यादा लगेगा, और दूसरी उस पेज की चूड़ी बनने का भी क्या होगा, भय होगा। तो कभी कहते हैं कि मेरा जो ये काम था ना वो वैसे ही था कि गलत स्थान पर गलत पेज को कसने का क्या किया जाए, प्रयास किया जाए, और मैं जबरदस्ती उसे क्या कर रहा था, पेज को कसता चला गया। कभी कहते हैं कि मुझे जब मैं ये जबरदस्ती कस रहा था ना तो मुझे एक प्रकार से ये लग रहा था कि लोग मेरी विद्वता को
मेरी विद्वता को देख करके मेरी क्या करेंगे, प्रशंसा करेंगे, और उस विद्वता की प्रशंसा के आतुर में ही, प्रशंसा प्राप्त करने के लिए ही मैं उसे जबरदस्ती क्या करता चला गया, कसता चला गया। और कवि कहते हैं कि अंत में वही हुआ जिसका मुझे क्या था, भय था, कि आखिर पेज की चूड़ी जो थी वो क्या हो गई, मर गई। अर्थात मेरी भाषा की जो पकड़ थी, जो मजबूती थी, वो मजबूती जो थी वो क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो कवि कहते हैं कि मुझे करना क्या चाहिए था, मुझे करना यह चाहिए था कि मुझे प्रारंभ में ही सहज सरल शब्दों का क्या करना चाहिए था, प्रयोग करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि मेरे भाव जो थे ना वो सहज सरल थे, तो सहज सरल शब्दों का ही मुझे क्या करना चाहिए था, प्रयोग करना चाहिए था। कवि कहते हैं कि मुझे इस प्रकार ये काम करते हुए देख करके यद्यपि मेरी प्रशंसा हो रही थी, और प्रशंसा के लिए ही मैं उसको बेहतरीन तरीके से उस पेज को क्या करता चला गया, कसता चला गया। अर्थात क्लिष्ट शब्दावली का मैंने प्रयोग मैं करता चला गया। और फिर मैं जब ये देखा कि मेरी भाषा की पकड़ जो क्या हो गई है, कमजोर हो गई है, तो मैंने उसको फिर कील की तरह वहीं क्या कर दिया, ठोक दिया। क्यों? क्योंकि फिर वो पेज नहीं रहा था, वो कील बन गई थी, उसकी चूड़ी जो हो क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी। अर्थात मेरी भाषा की जो पकड़ है वो क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी। और फिर मैंने उसे कील की तरह क्या कर दिया, ठोक दिया। तो मेरा जो ये कार्य था ये सही नहीं था, और मुझे सहज सरल भावों को सहज सरल भाषा के माध्यम से ही, शब्दों के माध्यम से ही क्या करना चाहिए था, व्यक्त करना चाहिए था। तो इस प्रकार से कवि ने अपने व्यक्त विचार जो है उस कविता के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया है। ठीक है ना, इसको अपन देखेंगे विस्तार से। उससे पहले इस कविता में जो कठिन शब्द आए हैं उनको आप लिख लो एक बार। चक्कर, उलझन, बाहर आए, भाषा की क्लिष्टता से मुक्त हो जाए, पेचीदा है स्पष्ट, कर्तव्य तमाशा, बेकार घूमने लगी, बेअसर हो गई, कील की तरह बलपूर्वक, कसा, मजबूत पकड़। ठीक है ना, ये इस प्रकार से कठिन शब्द जो आए हैं और जो होंगे वो अपन साथ साथ उसका जब सरलार्थ देखेंगे तब उसमें ये देखेंगे। ठीक है ना, इसका यदि संदर्भ आप करोगे तो पहली कविता में जो आपने संदर्भ किया था ना, उसमें केवल कविता का नाम जो हो वो बदल दोगे, बाकी संदर्भ जो हो वही रहेगा। प्रसंग में जो कविता जो काव्यांश जो दिया जाएगा उसमें कवि क्या कहना चाहता है, ये उसमें आप प्रसंग में आप क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है ना, अब उसका सरलार्थ देखिए अपन। बात सीधी थी पर, बात सीधी थी पर क्या कहना चाहता है कवि, इसमें ध्यान से देखो, अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करो। बहुत ही सहज सरल कविता है और व्याख्या की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कविता। क्या कहना चाहते हैं कंवर नारायण, देखो। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी क्या हो गई, फंस गई। कवि कहना चाहते हैं कि यद्यपि मैं जो व्यक्त करना चाहता था वो एक सीधी सहज सरल बात थी, मेरे जो भाव थे वो सहज सरल थे, पर मैंने क्या कर दिया, मैंने गलती से उसमें क्लिष्ट शब्दावली का क्या कर दिया, प्रयोग कर दिया। मैं अपनी विद्वता को प्रदर्शित करना चाहता था, तो सहज सरल बात को व्यक्त करने के लिए मैंने क्लिष्ट शब्दावली का क्या कर दिया, प्रयोग कर दिया। और ये जो मेरा प्रयास था, कवि कहते हैं कि उसे पाने की कोशिश में फिर मुझे लगा, उसे पाने की कोशिश में मतलब मुझे लगा कि मेरी जो भाषा है वो क्या होती जा रही है, क्लिष्ट होती जा रही है, समझ से बाहर होती जा रही है। मैं सहज सरल जो बात है वो समझने लायक नहीं रही है, तो मैं उसे फिर प्राप्त करने का प्रयास किया। किसको प्राप्त करने का प्रयास किया, उसकी सहजता को, सरलता को प्राप्त करने का मैंने प्रयास किया। और सहजता को, सरलता को प्राप्त करने का मैंने प्रयास किया, तो उसके लिए मैं क्या करने लगा कि मैंने भाषा को उल्टा पलटा, मैंने उस भाषा को, उसके शब्दों को परिवर्तित करने का प्रयास किया, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, मतलब उनकी जगह सहज सरल शब्दावली का मैंने प्रयोग करने का प्रयास किया, जिससे मेरी भाषा जो है ना वो क्या बन सके, सहज सरल बन सके, ऐसी बन सके जिससे वो अच्छी तरीके से पाठक उसे क्या कर सके, समझ सके। पर कवि कहते हैं कि बात या तो बने या फिर भाषा से क्या जाए, बाहर आ जाए, है कि या तो मेरी बात जो है वो क्या हो जाए, सहज सरल बन जाए, या फिर भाषा से बाहर आ जाए, अर्थात उसकी क्लिष्टता जो हो क्या हो जाए, दूर हो जाए। भाषा से बाहर आ जाए, बाहर आए, भाषा की क्लिष्टता जो है उससे वो क्या हो जाए, मुक्त हो जाए। समझ लो ना कि कवि कहते हैं कि मैंने भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, मैंने शब्दों को बदलने का प्रयास किया। क्यों बदलने का प्रयास किया, कि या तो बात बन जाए, कि या तो मेरी बात जो हो क्या बन जाए, सहज सरल बन जाए, जिससे आसानी से समझ में आ जाए, या फिर
भाषा से क्या आ जाए, बाहर आ जाए, अर्थात उसकी क्लिष्टता जो हो क्या हो जाए, दूर हो जाए, जिससे वो सहजता से समझ में आ जाए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। पर इससे हुआ क्या, परिणाम क्या निकला कि मेरी जो बात थी ना वो सहज सरल बनने की बजाय और अधिक क्या होती चली गई, क्लिष्ट होती चली गई, समझ से बाहर होती चली गई। कवि कहते हैं कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। मुझे करना तो क्या चाहिए था उस समय, मुझे उस समय धैर्य से क्या लेना चाहिए था, काम लेना चाहिए था, और नए सिरे से मुझे सहज सरल शब्दों का ही क्या करना चाहिए था, प्रयोग करना चाहिए था। पर मैं तो उन्हीं शब्दों को तोड़ने मरोड़ने में लगा हुआ था। मेरा काम तो ऐसा था कि जैसे मैं एक पेज को गलत जगह कसने का क्या कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं, है। यदि गलत जगह है, यदि पेज को कसने का प्रयास किया जाएगा तो कसा नहीं जाएगा। उसके लिए तो सही यह है कि धैर्य से काम लिया जाए और उपयुक्त पेज देखा जाए। वैसी जैसी जगह है उसके उपयुक्त ही क्या किया जाए, पेज देखा जाए। पर मैं तो उसी पेज को जबरदस्ती कसने का क्या कर रहा था, प्रयास कर रहा था। तो कवि कहते हैं क्योंकि इस कर्तव्य पर मेरे इस कार्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाश बिनों की शाबाशी और वाह वाह। मैं जो ये कर्तव्य कर रहा था ना कि मैं कनिष्ठ शब्दावली का क्या कर रहा था, प्रयोग कर रहा था। मैं व्यर्थ में अपनी विद्वता को प्रदर्शित करने का क्या कर रहा था, प्रयास कर रहा था। और जब मैं विद्वता को प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहा था तो मेरे अंतर मन में एक बात यह भी थी कि मैं जब विद्वता को प्रदर्शित करूंगा ना, कनिष्ठ शब्दावली का प्रयोग करूंगा तो लोग मेरी क्या करेंगे, प्रशंसा करेंगे। मेरी विद्वता को देख करके लोग मेरी क्या करेंगे, प्रशंसा करेंगे। और इसी चक्कर में मैं सहज सरल शब्दों का तो उसकी जगह प्रयोग नहीं कर रहा था, बल्कि उन्हीं शब्दों को तोड़ मरोड़ने का क्या कर रहा था, प्रयास कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसके पीछे मेरे अंतर्मन में क्या भाव था कि मेरे को इससे क्या मिलेगी, प्रशंसा मिलेगी। और उसी प्रशंसा के चक्र में मैं मेरे सहज सरल भावों को भी क्या करता चला गया, क्लिष्ट करता चला गया, कठिन करता चला गया, ऐसा बनाता चला गया जो सहजता से सरलता से क्या नहीं आए, समझ में नहीं आए। तो क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाश बिनू की शाबाशी और वाह वाह, और उसी तमाश बिनू की शाबाशी और वाह अर्थात प्रशंसा के चक्र में मैं उन्हीं शब्दों को तोड़ना मरोड़ना ही मैंने क्या समझा, उचित समझा। मैंने ये नहीं समझा कि धैर्य से काम लिया जाए और धैर्य से काम लेकर के मैं उन शब्दों को तो बाहर निकाला जाए और उनकी जगह नए सिरे से सहज सरल शब्दों का ही क्या किया जाए, प्रयोग किया जाए। ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जो उपयुक्त हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जिससे मेरी बात को आसानी से वो क्या कर सके, समझ सके। परंतु मैंने ऐसा नहीं किया। मैं तो प्रशंसा के चक्कर में, प्रशंसा के लिए आतुर था और उसी प्रशंसा के चक्कर में मैंने उन्हीं शब्दों को ही तोड़ना मरोड़ना क्या कर दिया, प्रयास कर दिया। कभी कहते हैं कि मेरा काम वैसा ही था जैसा गलत जगह पर गलत पेज को कसने का क्या किया जाए, प्रयास किया जाए। तो आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे क्या था, डर था। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे क्या था, डर था। किस बात का डर? कि यदि गलत जगह पर गलत पेज को कसने का हम क्या करेंगे तो एक अंतर मन में एक क्या रहेगा, भय रहेगा कि कहीं पेज की चूड़ी नहीं मर जाए, पेज की चूड़ी नहीं मर जाए। कवि कहते हैं आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे क्या था, डर था। क्या? कि बात की चूड़ी जो थी ना, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी जो थी वो क्या हो गई, मर गई। बात की चूड़ी मर गई अर्थात बात जो थी मेरी वो प्रभावहीन हो गई। जो प्रभाव छोड़ सकती थी पाठकों के ऊपर, जो प्रभाव मेरी बात क्या कर सकती थी, छोड़ सकती थी, वो व्यर्थ विद्वता के प्रदर्शन के कारण, झूठी विद्वता के प्रदर्शन के कारण मैंने अपनी बात को क्या बना दिया, प्रभावहीन बना दिया। अर्थात मेरी बात की चूड़ी जो थी वो क्या हो गई थी, मर गई थी। उसी प्रकार मर गई थी जैसे गलत जगह पर गलत पेज को जबरदस्ती कसने का हम क्या करें, प्रयास करें तो उस पेज की क्या हो जाएगी, चूड़ी मर जाएगी ना। तो वैसे ही कवि कहते हैं कि मेरी बात की जो थी वो क्या हो गई थी, चूड़ी मर गई थी। अर्थात मेरी बात जो थी वो प्रभावहीन हो गई थी, कवि कहते हैं। और वह भाषा में बेकार क्या करने लगी, घूमने लगी, बेकार घूमने लगी। अर्थात मेरी पकड़ से बाहर हो गई, बेकार घूमने लगी, मेरी पकड़ से क्या हो गई, बाहर हो गई, स्वच्छंद हो गई, अर्थात मेरे नियंत्रण में नहीं रही। उसी प्रकार वैसे ही जैसे पेज की जब चूड़ी मर जाती है तो फिर वो क्या हो जाता है, बेकार घूमने लग जाता है। उसकी पकड़ जो है, उसकी जो कसाव जो है
उसकी मजबूती जो है वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो वैसे ही मेरी बात की कसाव, मजबूती जो थी ना वो क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी। किस कारण से, क्या गलती की मैंने, है गलती मैंने क्या की कि मैंने अपनी सहज सरल बात को व्यक्त करने के लिए क्लिष्ट शब्दावली का क्या किया, प्रयोग किया। और फिर कभी कहते हैं कि फिर भी मैं नहीं समझा। क्यों नहीं समझा, क्योंकि मुझे प्रशंसा चाहिए थी लोगों की। मैं ये चाहता था कि लोग मेरी विद्वता को देख करके मेरी क्या करें, प्रशंसा करें। और इसी चक्र में मैंने उसकी जगह सहज सरल शब्दावली का क्या नहीं किया, प्रयोग नहीं किया। और मैंने उन्हीं शब्दों को ही तोड़ना मरोड़ना उस जगह क्या समझा, उपयुक्त समझा। और इसके कारण से परिणाम ये निकला कि मेरी बात की चूड़ी जो थी वो क्या हो गई थी, मर गई थी। अर्थात मेरी बात जो थी वो प्रभावहीन हो गई थी। आगे देखो, कवि कहते हैं इसमें संपूर्ण, इसमें काव्य में संपूर्ण अंश में सांग रूपक अलंकार चल रहा है। किस प्रकार से पेज के माध्यम से कवि स्पष्ट करना चाहते हैं कि आगे देखो, हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह क्या कर दिया था, ठोक दिया। हार कर, परेशान होकर मैंने, क्योंकि उसकी चूड़ी तो क्या हो गई थी, मर गई थी। अब वो पेच नहीं बचा था, बल्कि वो क्या बची थी, कील बची थी। उसे सही तरीके से उसे कसा नहीं जा सकता था, उसे तो केवल क्या किया जा सकता था, ठोका जा सकता था। और वही हुआ कि मैंने उसे फिर जबरदस्ती कील की तरह क्या कर दिया, ठोक दिया। अर्थात मैंने अपनी भाषा को जबरदस्ती वो क्या कर दिया, प्रयोग में ले लिया, जिसमें न तो कोई कसाव थी न कोई मजबूती थी। बस जबरदस्ती मैंने उसको वहां पर प्रयोग में लिया था। ऊपर से ठीक ठाक, ऊपर से तो वो पेच लग रही थी, ऊपर से तो वो पेच लग रहा था, पर अंदर से उसमें न तो कसाव थी न मजबूती थी। वो कील की तरह क्या था, जबरदस्ती ठुका हुआ था। तो ऊपर से तो मेरी बात जो थी ना, मेरे भाव जो थे वो क्या लग रहे थे, सहज सरल लग रहे थे, पर उसमें अंदर में कोई किसी प्रकार की कोई कसावट या कोई मजबूती नहीं थी, कोई पकड़ नहीं थी। क्यों, क्योंकि वो मेरी पकड़ से क्या हो गई थी, बाहर हो गई थी। पर अंदर से न तो उसमें कोई कसाव था न कोई ताकत थी। जैसे पेज की चूड़ी जब मर जाए ना और उसकी कील के प्रयुक्त करें तो फिर उसमें वो कसाव नहीं रहेगा, वो मजबूती उसमें नहीं रहेगी। तो वैसे ही मेरी भाषा में भी कोई कसाव या कोई मजबूती नहीं थी, क्योंकि मैंने उसको उपयुक्त शब्दों को मैंने वहां प्रयोग नहीं किया था, बल्कि मैंने जबरदस्ती गलत शब्दों का मैंने क्या किया था, प्रयोग किया था। तो उसमें कोई कसाव या कोई मजबूती उसमें नहीं थी, न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने, जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे क्या कर रही थी, खेल रही थी, एक शरारती बच्चे की तरह, मतलब मेरे नियंत्रण से बाहर थी। वो बात जो थी वो मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रही थी, एक शरारती बच्ची की तरह व्यवहार कर रही थी। अर्थात मेरे नियंत्रण से, मेरी पकड़ से वो क्या थी, बाहर थी, मेरी किसी प्रकार से वो अनुशासन में नहीं थी। तो शरारती बच्चे की तरह जो मेरे से व्यवहार कर रही थी, अर्थात मेरी पकड़ से बाहर थी। मुझे पसीना पहुंचते हुए देख करके, मुझे व्यर्थ पसीना बहाते हुए देख करके, क्योंकि व्यर्थ पसीना बहा रहा था, व्यर्थ पसीना, मेरा काम जो था वो क्या था, व्यर्थ था। जैसे हम गलत जगह पर गलत पेज का प्रयोग करेंगे तो व्यर्थ हमें क्या करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा। और यदि सही जगह सही पेज का प्रयोग करेंगे तो सहजता से बिना परिश्रम के वो पेज अपनी जगह क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा और अपनी जगह स्थिर हो जाएगा। और फिर उसमें कसाव भी रहेगा, उसमें मजबूती भी रहेगी। पर उसमें मेरा जो एक काम था, मैंने उस पेज की चूड़ी जो थी वो क्या कर दी थी, मार दी थी। और उसको अब कील की तरह ही क्या किया गया था, उसे ठोका, मजबूती से ठोका गया था। तो जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे व्यर्थ पसीना बहाते हुए देख करके उसने पूछा, मुझसे कहा कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। अर्थात तुम्हें यह पता नहीं है इस बात का कि जैसे भाव हो वैसे ही शब्दों का हमें प्रयोग करना चाहिए, व्यर्थ विद्वता प्रदर्शित करने का हमें प्रयास नहीं करना चाहिए। यदि व्यर्थ विद्वता प्रदर्शित करने का प्रयास करेंगे तो फिर उसे सही जगह प्रयोग किए गए शब्द हम नहीं मानेंगे, बल्कि ऐसा ही लगेगा कि जबरदस्ती उन शब्दों को वहां पर क्या किया गया है, ठोका गया है। तो उस भाषा ने मुझसे कहा, जो शरारती बच्चे की तरह मुझसे क्या कर रही थी, खेल रही थी, अर्थात मेरी पकड़ से क्या थी, बाहर थी, कि तुम्हें कौन से शब्दों का कहां प्रयोग करना चाहिए इस बात का तुम्हें सही तरीके से ज्ञान नहीं है। यदि यह ज्ञान होता तो प्रारंभ में ही जैसे तुम्हारे भाव थे वैसे ही शब्दों का तुम क्या करते, प्रयोग करते, तो उसमें कसावट भी होती, उसमें मजबूती भी होती और सहजता से तुम्हारे भाव जो है वो पाठक ग्रहण करते। तो कहने का मतलब हमें
व्यर्थ विद्वता प्रदर्शित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे भाव हों वैसे ही शब्दों का हमें प्रयोग करना चाहिए। यदि हम गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हमारा काम वैसे ही होगा जैसे गलत स्थान पर गलत पेज का हम क्या करें, प्रयोग करें। सहज है, सरल है कविता, आसानी से समझ में आई, ठीक है ना। ये इस प्रकार से कवि कुंवर नारायण की दो कविताएं थी आपके, दोनों कविताएं जो थी वो कविता के बहाने और बात सीधी थी पर, ये दोनों कविताएं आपकी कंप्लीट हो गई हैं। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोई बात यदि समझ में नहीं आई है तो मेरे आप व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है ना, उसका मैं समाधान आपको तुरंत करके बताऊंगा। अब इसमें जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं या आपकी टेक्स्ट बुक में जो प्रश्न पूछे गए हैं, आपकी पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उनको एक बार अपन देख लेते हैं। देखिए अब प्रश्न देखिए इसके, कविता के बहाने कविता की तुलना किससे सार्थक मानी गई है। कविता की तुलना तीन प्रकार से की थी कवि ने। एक तो पहले फूलों से, चिड़िया की उड़ान से कविता की तुलना करता है, पर कवि कहता है कि वो सही नहीं है। फिर फूलों के खिलने से कविता की तुलना करता है, वो भी कहता है सही नहीं है, क्योंकि वो समय और स्थान की सीमाओं में क्या है, बंधी हुई है। फिर कविता की तुलना करता है किससे, बच्चों के खेल से। और फिर कवि कहता है कि वास्तव में बच्चों के खेल से, जिस प्रकार बच्चों के खेल का भविष्य क्या है, उज्जवल है, वैसे ही कविता का भविष्य भी क्या है, उज्जवल है। तो बच्चों के खेल से हम इसकी क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, ठीक है ना। कर्तव्य शब्द में क्या है, व्यंग्य निहित है। कर्तव्य शब्द में, कर्तव्य शब्द में क्या निहित है, व्यंग्य। आगे देखो, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने का अभिप्राय क्या है। कविता की तुलना जो है वो चिड़िया की उड़ान से करता है कवि, कि जिस प्रकार चिड़िया जो है वो क्या करती है, उड़ान भरती है अपने पंखों के द्वारा, उसी प्रकार भी कवि भी अपनी कल्पनाओं के माध्यम से क्या करता है, उड़ान भरता है। पर कवि कहते हैं कि जिस प्रकार चिड़िया की एक सीमा है, वो एक निश्चित स्थान और समय तक ही क्या कर सकती है, उड़ान भर सकती है, पर कविता की कोई सीमा नहीं है, उसे हम सीमाओं में क्या नहीं कर सकते, बांध नहीं सकते। तो चिड़िया की उड़ान से हम कविता की क्या नहीं कर सकते, तुलना नहीं कर सकते हैं। ये सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने का क्या अभिप्राय है। बच्चे के खेल से कविता की तुलना करता है कवि, और फिर कहता है कि जिस प्रकार से बच्चे जो है ना वो अपने खेल के माध्यम से हर प्रकार के भेदभाव को समाप्त कर देते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर खेलते हैं, और हर प्रकार के भेदभाव, चाहे वो ऊंच नीच का भेदभाव है, चाहे वो जातिगत भेदभाव है, चाहे किसी वर्णगत भेदभाव है, किसी धर्मगत भेदभाव, किसी प्रकार का भी भेद हो, वो अपने खेल के माध्यम से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखते हैं। और उनके भविष्य जो है, उनके खेल का जो भविष्य है, वो सीमाओं में हम क्या नहीं कर सकते, बांध नहीं सकते। उनका खेल का जो भविष्य है उज्जवल है, वैसे ही कविता का भविष्य भी क्या है, उज्जवल है। तो कवि कहता है कि बच्चों के खेल से हम कविता की क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। आगे कहता है कवि, कविता के बहाने शीर्षक कविता का उद्देश्य क्या है। देखो, कविता के बहाने शीर्षक कविता का उद्देश्य यह है कि कवि इसमें व्यक्त करना चाहता है कि आज के इस यांत्रिकता पूर्ण समय में, आज के मशीनी जीवन में ऐसा लगने लगा है कि आज एक सुंदर कविता का क्या नहीं हो सकता, निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि सुंदर कविता का निर्माण होगा क्या, एक भावुक हृदय में। और आज व्यक्ति जो है वो भावुक, उसकी भावनाएं जो हो क्या होती जा रही हैं, समाप्त होती जा रही हैं। आज व्यक्ति की भावनाएं क्या होती जा रही हैं, कुंठित होती जा रही हैं, बल्कि व्यक्ति जो हो मशीनी होता जा रहा है। तो लोगों को लगता है कि आज एक सुंदर कविता का निर्माण नहीं हो सकता, या कविता का भविष्य जो है वो अंधकार में है। पर कवि इस बात को क्या करता है, इस कविता के माध्यम से नकारता है कि आज भी कविता का भविष्य जो है वो उज्जवल है। वो अनेक प्रकार से उसकी तुलना करता है, चिड़िया की उड़ान से उसकी तुलना करता है, फिर फूलों के खिलने से उसकी क्या करता है, तुलना करता है। पर कवि कहता है कि इन दोनों की ही समय और स्थान की सीमाओं में उनको क्या किया जाता है, बांधा जाता है। पर बच्चों के खेल से यदि हम उसकी क्या करें, तुलना करें, तो कवि कहता है कि जिस प्रकार बच्चों का खेल, उनका भविष्य उज्जवल है और वो हर प्रकार के भेदभाव को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं ना। तो उसी प्रकार कविता का भविष्य भी क्या है, उज्जवल है। कविता भी हर प्रकार के भेदभाव को क्या कर देती है, समाप्त कर देती है। और आज के इस विपरीत समय में भी एक सुंदर कविता का क्या हो सकता है, निर्माण हो सकता है। तो कविता के भविष्य की संभावनाओं को कवि ने इस कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। बिना मुरझाए कौन महकता है तथा क्यों। देखो, फूलों से कविता की तुलना करता है कवि
कवि कहता है कि फूल जो है वो खिलते हैं तो उनकी सुगंध जो है चारों तरफ क्या हो जाती है, फैल जाती है। पर कवि कहते हैं कि फूल का खिलना जो है ना वो एक स्थान और समय की सीमाओं में बंधा हुआ है, कि जैसे एक स्थान में ही वो क्या होते हैं, खिलते हैं और उसकी सुगंध जो है वो एक सीमित स्थान तक ही रहती है, एक दायरा होता है सुगंध का। पर और उसकी समय का भी एक सीमा है कि एक निश्चित समय के बाद में फूल जो क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। पर कविता का जो है ना वो हम उसको किसी प्रकार की सीमाओं में हम क्या नहीं कर सकते, बांध नहीं सकते। वह जब खिलती है अर्थात एक सुंदर कविता का जब निर्माण होता है ना तो वो सदा सदा के लिए वो कविता जो हो क्या हो जाती है, अमर हो जाती है। जैसे रामचरितमानस है उसकी महत्ता आज भी पहले भी वैसी ही थी, जब से उसका निर्माण हुआ है तब से लेकर के आज तक उसकी महत्ता में कोई कमी नहीं आई, या ये कहें कि उसकी महत्ता जो हो दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। उसका यश, उसकी कीर्ति है, उसकी प्रसिद्धि चारों ओर वैसे ही व्याप्त है और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक उसकी प्रसिद्धि रहेगी। तो कह सकते हैं कि उसको हम सीमाओं में क्या नहीं कर सकते, बांध नहीं सकते। तो ये कहना चाहता है कवि। भाषा के चक्कर में सीधी सी बात भी टेढ़ी हो जाती है। समझाइए इस कविता को जो अभी अपने देखा कि कवि कहते हैं कि यदि हम कोई बात, सहज सरल बात को व्यक्त करना चाहते हैं और उसके लिए यदि क्लिष्ट शब्दावली का यदि हम क्या कर दें, प्रयोग कर देना, तो हमारी सीधी सरल जो बात है ना वो भी क्या हो जाएगी, पेचीदा हो जाएगी। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा वो काम है वो वैसे ही है कि गलत स्थान पर गलत पेज का हम क्या करें, जड़ने का प्रयास करें। तो उसमें भय ये रहेगा कि उस पेज की चूड़ी जो हो क्या हो जाएगी, मर जाएगी और फिर हमें जबरदस्ती उसे कील की तरह क्या करना पड़ेगा, ठोकना पड़ेगा। तो हमें करना क्या चाहिए, इस कविता के माध्यम से क्या करना क्या चाहिए, हमें यह करना चाहिए कि जैसे हमारे भाव हैं वैसे ही सहज सरल शब्दावली का हमें प्रयोग करना चाहिए, जिससे व्यर्थ विद्वता में के प्रदर्शन में हमें नहीं पड़ना चाहिए, जिससे हमारी बात जो हो सहजता से, सरलता से पाठक जो हो क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। यह बात बताने का प्रयास किया है। कविता एक खेल है, बच्चा ही जाने। पंक्ति का भावार्थ क्या है, कविता की तुलना बच्चों के खेल से करता है कवि कहना चाहता है कि बच्चों की खेल से हम कविता की तुलना कर सकते हैं। और बच्चों का खेल जैसे हम सीमाओं में क्या नहीं कर सकते, बांध नहीं सकते। वो एक घर से दूसरे घर चले जाते हैं खेलते हुए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक खेलते चले जाते हैं। उसको समय और स्थान की सीमाओं में हम बांध नहीं सकते हैं। वो हर अपने खेल के माध्यम से हर प्रकार के भेदभाव को समाप्त कर देते हैं। उसी प्रकार कविता को भी हम सीमाओं में नहीं बांध सकते और कविता भी हर प्रकार के भेदभाव को समाप्त कर देती है। तो कवि कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार बच्चों के खेल का भविष्य सुरक्षित है, उज्जवल है, उसी प्रकार कविता का भविष्य भी उज्जवल है, ये बताना चाहते हैं। तो ये आपके पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न थे वो कंप्लीट हुए। अब इसमें कौन कौन से प्रश्न करने हैं वो एक बार आप नोट कर लें। कौन कौन से प्रश्न करेंगे, नंबर 1 नोट करें आप, भाषा के चक्कर में सीधी सी बात टेढ़ी हो जाती है। समझाइए, भाषा के चक्कर में सीधी सी बात टेढ़ी हो जाती है, समझाइए। नंबर 2 लिखें, कविता एक खेल है, कविता एक खेल है, देश देश बच्चों के बहाने, बच्चा ही जाने। पंक्ति का भावार्थ लिखिए, पंक्ति का भावार्थ लिखिए। अगला आप लिखेंगे नंबर 3, कुंवर नारायण के व्यक्तित्व पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। कुंवर नारायण के व्यक्तित्व पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। पहला जो मेरा वीडियो है उसमें मैंने बताया था उसके बारे में, जन्म जो 1927 ईस्वी में, मृत्यु इनकी 2017 ईस्वी में हुई, ठीक है ना। किस प्रकार से वो साहित्य सर्जन करने लगे, तार सप्तक, तृतीय आगे का तीसरा तो तार सप्तक है, उसके प्रमुख कवि माने गए हैं ये, ठीक है ना। और भावुकता की बजाय यथार्थ पर वो बल देते थे। इस प्रकार के उनकी विशेषताएं उसमें देखेंगे आप, वो करेंगे। अगला देखो, कवि कुंवर नारायण के कृतित्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कवि कुंवर नारायण के कृतित्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कृतित्व के बारे में भी अपन ने देखा था। देखो, कविता संग्रह इनके हैं, चक्रव्यूह आप अपने सामने इन दिनों, ये जो दोनों कविताएं हैं वो इन दिनों से ली गई हैं। परिवेश, हम तुम, कोई दूसरा नहीं, ये इनके कविता संग्रह हैं। खंड काव्य है 2 इनके, बादश्रवा, आत्मजयी और कहानी संग्रह है इनके, आकारों के आसपास, और एक समालोचना संग्रह है इनका, आज और आज से पहले। ये इनका साहित्यिक परिचय है, उसको आप विस्तार से व्यक्त करेंगे। अगला लिखें, कवि कुंवर नारायण के काव्य की शिल्पगत विशेषताओं पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए।
शिल्पगत विशेषताओं पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। मेरा पहला इस कविता का जो पहला वीडियो है उसमें मैंने विस्तार से उसमें आपको उनकी भाषा से संबंधित किस प्रकार की भाषा का उन्होंने प्रयोग में लिया है, ठीक है ना, और किस प्रकार से लोकोक्ति मुहावरों आदि का उन्होंने प्रयोग में लिया है, ये सब बातें उसमें आप लिखेंगे। इस कविता में उर्दू शब्दावली का भी भरमार है, उर्दू की शब्दावली शब्द भी देखने को मिलते हैं। अगला लिखो, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। इसमें आप लिखेंगे आखिरकार वही हुआ, आखिरकार वही हुआ डैश डैश उसी जगह ठोक दिया, उसी जगह ठोक दिया। इन पंक्तियों की आप सप्रसंग व्याख्या करेंगे। ये अपना कवि कुंवर नारायण जो आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित है, दोनों कविताएं इनकी आज कंप्लीट हुई। इसमें कोई भी किसी प्रकार की यदि कोई समझ में नहीं आया हो बात तो व्हाट्सएप करेंगे, और सहजता से समझ में आने वाली बात ही नहीं है। आप आराम से सहजता से इनको देखने का प्रयास करेंगे ना तो बहुत ही सहज सरल, एक बार मेरे अर्थ को आप अच्छी तरीके से देख लेंगे, सरलार्थ को देख लेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप कभी दोबारा उसको देखने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सहज सरल, पहली कविता में क्या बताया गया, दूसरी में, दोनों आसानी से समझ में आ जाएंगे आपके, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में अपन अगला जो चैप्टर आपके पाठ्य पुस्तक में जो संकलित किया गया है उसको अपन देखेंगे। धन्यवाद।